हम सीधे चलते हैं हमारे धीरेन्द्र तिवारी जी के पास। धीरेन्द्र, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी सर। धीरेन्द्र, क्या स्थिति बनेगी? हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं, अग्निहोत्री जी भी। आप लोग कोई सवाल है क्या श्रीवास्तव जी? नहीं, धीरेन्द्र से मैं ये पूछना चाहता हूँ धीरेन्द्र, जो अभी मैं तिवारी जी से पूछना चाह रहा था, एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऑरा जो श्रीनिवास तिवारी जी का पूरे विंध्य में था, पूरा बहुत जबरदस्त राजनीतिक ऑरा था, तो क्या ये जो ऑरा रहा है जो कांग्रेस की राजनीति का वहां पर श्रीनिवास तिवारी जी का, क्या वो अब शनय शनय घटता जा रहा है या नहीं है? क्या अब उसका कोई असर? जी, निश्चित तौर पर इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि श्रीनिवास तिवारी जी के निधन के बाद यहाँ कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो गई है। 1952 में वो पहली बार विधायक चुने गए थे और अंतिम पिछले चुनाव तक वो इस चुनाव के पहले तक लगातार सक्रिय राजनीति में रहे। पहली बार हुआ उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी जिले की 8 सीट हारी है। कांग्रेस की कमजोरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। इस दल में गुटबाजी कितनी है आपने देखा कि जब चुनाव के समय प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया आए थे तब पार्टी के ही नेताओं ने उनको धुन दिया। इसके बाद जब सरकार बनने के बाद प्रभारी मंत्री आते हैं तो मंच पर ही जूतम प्रजा की नौबत आ जाती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की अनुशासनहीनता भारी पड़ रही है। और जहां तक भाजपा का मानना है तो भाजपा कहीं न कहीं जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रति असंतोष है। वो भी अलग अलग बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, कभी जूता लेकर अधिकारी को मारने दौड़ पड़ते हैं। तो अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले खुले मन से कह दिया कि अगर कोई लोकार्पण करेगा तो जूता मारेंगे। तो कहीं न कहीं वो भी असंसदीय बयान के लिए जाने जाते हैं और उनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल लोगों के गले नहीं उतरती। लेकिन जनार्दन मिश्र जी को जगह बीजेपी अगर टिकट बदल भी देती, कांग्रेस के पास कौन प्रत्याशी है? जी साहब, निश्चित तौर पे कांग्रेस के पास और बसपा के पास भी प्रत्याशी का अभाव है। कांग्रेस के पास अभी तक कोई भी जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। सुंदरलाल तिवारी के ऊपर दाव लगाना पार्टी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि सांसद बनने के बाद वो जिले में अपनी टीम नहीं खड़ी कर पाए। धीरे धीरे वो लगातार कमजोर होते गए। इतने बड़े नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी के सुपुत्र होने के बावजूद वो उनकी राजनीतिक विरासत को नहीं संभाल पा रहे हैं। और यही कारण है कि पिछली बार महज 1300 के आसपास वोटर चुनाव जीते थे और इस बार अकेला ब्राह्मण चेहरा होने के बावजूद गुड़ से जहां सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता है वहां से नंबर तीसरे स्थान पर रहे। तो श्रीनिवास तिवारी के खानदान से 1952 से लेकर अब तक पहली बार विधानसभा चुनाव में कोई व्यक्ति तीसरे स्थान पर पहुंचा है। बिल्कुल तिवारी, बिल्कुल धीरेन्द्र, ये बात सही है। तो ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में तो कोई प्रत्याशी रहा, भीम सिंह को कोई जानता नहीं था, बुद्धसेन पटेल को कोई जानता नहीं था। देशराज सिंह जी की जरूर बात है कि धनबल से मजबूत है, तो वो बहुजन समाज पार्टी तो अपने चुनाव चिन्ह पे वोट देती है। तो चुनाव बहुजन और बीजेपी के बीच में हो सकता है या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? निश्चित तौर पर 1991 में पहली बार प्रदेश में जब बसपा का खाता खुला था तब यहाँ पर बसपा के भीम सिंह पटेल चर्चाओं में आए थे और तब पिछले चुनाव तक 2013 तक, उसके पहले तक या तो बीएसपी 3 बार चुनाव जीती है या तो सेकंड में रही है। तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी यहाँ काफी मजबूत रही। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें देखा गया है कि जो बसपा का वोट बैंक है वो भाजपा में शिफ्ट हो गया। तो इस चुनाव में बीएसपी की कंडीशन अच्छी रहेगी, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। धीरेन्द्र, एक मैं श्रीवास्तव जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी। धीरेन्द्र जी, आप रीवा में हैं और आपको पूरा पता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के इन 3 प्रत्याशियों के अलावा जो संभावित हैं और भी कोई ऐसा चेहरा है जिनको आप जानते हैं और वो उनको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाए तो कड़ी टक्कर दे सकती भाजपा को? मतलब चौथा नाम आपको बताना है? कांग्रेस के पास अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है और जिले में ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है, कोई संघर्षशील व्यक्ति नहीं है, कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस में आ जाए और वो भाजपा को हरा सके। क्योंकि मैं बता रहा था भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है और वही धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी का ये कहना है, पुष्पराज सिंह, सुंदरलाल तिवारी, देशराज सिंह जो बहुजन समाज पार्टी से अभी आए हैं, इन 3 के अलावा चौथा नाम आपको कोई दिख रहा है क्या? नहीं, चौथा नाम कोई नहीं है। क्योंकि एक समय हुआ करता था जब यहाँ गिरीश गौतम लोग छोटे दलों से राजनीति करते थे, राम लखन शर्मा लोग छोटे दलों से राजनीति करते थे, लक्ष्मण तिवारी समाजवादी बना के आए थे, विशंबर पांडे थे। तो अब इस तरह का संघर्षशील व्यक्तित्व नहीं बचा है। कुल मिला के जो नई पौधा आ रही है वो किसी न किसी दल से आ रही है। तो ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको पार्टी में शामिल करके टिकट। कविता पांडे महिला होने के नाते कविता पांडे को दे दे तो
लोकसभा के हिसाब से उनका नाम काफी छोटा पड़ेगा, क्योंकि रीवा विधानसभा में संघर्ष किया और जिले में पूरी 8 सीटें आती हैं। और यहाँ का जो समीकरण है आप उससे भली भांति वाकिफ है, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा ने जाति समीकरण को भी ध्वस्त करते हुए 8 सीटें जीती है। इसलिए आने वाले चुनाव में भाजपा को हरा पाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। मतलब भाजपा वहां से जीती हुई है, चाहे जनार्दन जी हो, चाहे जनार्दन जी के अलावा कोई और हो। जी, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, आपने देखा कि चौथा से रमाकांत तिवारी का टिकट काटा गया, बिल्कुल नए आदमी छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, सिमरिया से बिल्कुल नए आदमी को टिकट दिया गया, मऊगंज से ही, और पूरी सीटें भाजपा ने जीती है। तो राजेंद्र शुक्ला जी के बड़ी राजेंद्र शुक्ला जी का चमत्कार है क्या? राजेंद्र शुक्ला जी का चमत्कार भी कह सकते हैं, उनकी संगठन की क्षमता है। उसके अलावा क्योंकि जो उनके भाजपा का जो संगठन है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी सुंदरलाल जी बोल रहे थे कि ईवीएम का भी चमत्कार है। सुंदरलाल तिवारी इसे अब अपनी हार को छुपाने के लिए हताशा का किया जा सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उनके जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। चलो धीरेन्द्र, श्रीवास्तव जी, अग्निहोत्री जी, आप लोग कोई सवाल? नहीं यार, हाँ बताओ धीरेन्द्र, समय बहुत कम है जी। क्योंकि सुंदरलाल तिवारी पिछले बार बहुत कम वोटों से चुनाव जीते थे। मैं आपको बता दूं, जो दोनों विधायक पिछली बार चुने गए थे कांग्रेस के, वो एक्सीडेंटल विधायक थे। हाँ। अगर सुंदरलाल तिवारी वहां 1300 वोट चुनाव जीते थे, यह सीट भी भाजपा के खाते में जा सकती थी। और वहां से सुखदेव सिंह बन्ना चुनाव जीते थे मऊगंज से, वहां पर विनोद शुक्ला लड़ गए थे, नहीं लड़ते तो लक्ष्मण तिवारी चुनाव जीत जाते। और मनगवा सीट बसपा ने केवल लगभग 200 के आसपास, 200-250 के अंतर जीती थी। ये तीनों सीटें पिछली बार भाजपा की झोली में आते आते बच गई थी, और इस बार भाजपा ने वह चमत्कार करके दिखा दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर असंगठित रूप से कांग्रेस है, बसपा का जो वोट बैंक भाजपा में जा चुका है, तो भाजपा को चुनौती दे पाना बसपा और कांग्रेस के बस में नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र आपका सारी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है ये सीट पूरी तरह